एवरीवन, आई होप कि आप सबकी अब कुछ कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे अब धीरे धीरे यार सीयूटी के लिए। अब ऐसा तो होने नहीं वाला कि यार आपने सिर्फ अपना प्रिपरेशन क्लास 12 के लिए ही रखा है ना। क्लास 12 तक ही अब आप लोगों को पढ़ना था, है ना। अब कोई ना कोई तो एग्जाम दोगे ही। एंड देखो ऐसा है कि आप लोग देखो जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें से आपके पास बायोलॉजी है तो ज़्यादातर स्टूडेंट बेटा या तो नीट का पेपर दोगे, है ना। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों ने बायोलॉजी मोस्टली इसलिए लिए कि हम लोग डॉक्टर बन जाए। लेकिन कुछ बच्चे यानी कि हम मैक्सिमम एक ना एक बार तो बेटा सीयूटी का भी एग्जाम सब लोग दोगे। नीट से बैठने वालों की संख्या बेटा ज्यादा सीयूटी के अंदर है। सीयूटी भी क्लियर करना बेटा इतना इजी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि सीयूटी के अंदर क्या क्या आता है बेटा, आपका पूरा का पूरा क्लास 12 इंक्लूडिंग दोज चैप्टर्स विच आर डिलीटेड, यानी कि वो जो 6 चैप्टर्स हैं आपकी क्लास 12 की बायोलॉजी के अंदर, पहले 19 चैप्टर्स थे, है ना। अब यानी कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, वो भी आपकी सीयूटी के अंदर आनी है। तो प्रिपरेशन अब आप बेटा धीरे धीरे अपनी 12th के जैसे ही खत्म हो रही है उसके साथ साथ बेटा सीयूटी की प्रिपरेशन भी करते चले जाओ, क्योंकि यार कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। ये बोर्ड की तरह नहीं होने वाला सिर्फ 95% ले आए, सिर्फ 99% ले आए, नहीं ऐसा नहीं होगा। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सीयूटी बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आप लोगों को इसको फाइट करना पड़ेगा। अब देखो जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं हर साल, जैसे कि आप सबको पता है नीट में बेटा 2022 के अंदर जहाँ तक मेरे को पता है 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। और 2023 के अंदर बेटा ये 25 लाख हो गया था। तो इस साल भी बेटा ये बढ़ना ये है। इंडिया बेटा टॉप पे है, पॉपुलेशन में टॉप पर है, कंपटीशन फाइट करना है। अब देखो सीयूटी में बेटा बच्चा बढ़ता जा रहा है। इसके थ्रू आप लोग डीयू में एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है एंड बहुत सारे बेटा रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए आपको एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उसी के लिए बेटा आज मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज इवोल्यूशन। बेटा आप सभी को पता है कि बायोलॉजी की बुक्स के अंदर कुछ तो पूरे के पूरे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं और कुछ कुछ उनके अंदर के भी पॉइंट्स डिलीट हुए हैं। तो हम लोग सीयूटी के अंदर सब पढ़ते हैं, वो जो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं इंक्लूडिंग दोज टॉपिक्स जो बीच बीच में जो टॉपिक्स पे डिलीट हुए हैं, हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर वो सब कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बता दो मेरे को कि इवोल्यूशन की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो इवोल्यूशन से आप लोग क्या समझते हैं। इवोल्यूशन से आप लोगों को सभी को पता है यानी कि इवॉल्व होना किसी चीज को। आप लोग पहले यार नोकिया के आपको याद हो कीपैड वाले फोन आते थे, आजकल कैसे बेटा आजकल ऐसे स्मार्टफोन आने लगे हैं। ये क्या हुआ, ये बेटा नॉर्मल फोन से इवोल्यूशन हुआ है विद टाइम, ऐसे स्मार्टफोन्स बन गए, ठीक है। इवोल्यूशन हुआ है। पहले क्या होते थे, पहले वाले लोगों की हाइट्स बहुत लंबी होती थी, अब बेटा एवरेज लोगों की हाइट्स कम होती चली जा रही है। ये क्या हुआ है, ये इवोल्यूशन हुआ है ना। तो बेटा इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे विद टाइम कैसे चीज़ों के अंदर चेंजेस आते हैं, और इस इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना। चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना, कैसे बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आए हैं वो हम इस चैप्टर्स में देखते हैं। फ्लोरा एंड फोना के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आए, और ये चेंजेस बेटा ऐसे चेंजेस नहीं है कि आज चेंजेस थे कल कुछ और हो गए ना, ऐसे चेंजेस नहीं है बेटा। इन चेंजेस को आने के लिए सालों साल लग गए, 100 साल लग गए, 200 साल लग गए, यानी कि चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए बेटा इस चेंज को आने के लिए, मिलियंस ऑफ चेंज लग गए। ऐसे ही बेटा एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, है ना। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की ही ब्रांच है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बेटा ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम केवल और केवल इसी चीज को पढ़ते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, लाइफ के कैसे कैसे फॉर्म्स में चेंज हुआ है, स्टडी ऑफ
हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं उसकी स्टडी को हम लोग किसे पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं पहले सबसे बड़े एक्सप्लोजन की, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड का इवोल्यूशन कैसे बना, पहले ब्रह्मांड बना होगा, फिर हमारा सोलर सिस्टम बना होगा, है ना, सोलर सिस्टम से पहले हमारे मिल्की वे, फिर मिल्की वे में भी हमारा सोलर सिस्टम में भी हमारी अर्थ पर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फिर सारे के सारे आपने प्लांट एनिमल किंगडम में पढ़े क्लास 11th में, कैसे इवोल्यूशन हुआ है। मैमल्स सबसे एंड में बने, रेप्टाइल्स बने, उससे पहले एव्स बने, है ना, कौन कौन से बने, बहुत सारे बेटा ऑर्गेनिजम्स बने। तो पहले बेटा यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स के अंदर मिल्की वे कैसे बनी, मिल्की वे के अंदर हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, जिसमें हमारी अर्थ है, हमारा एक सन है, सन कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, अर्थ के अंदर कैसे कैसे बेटा लाइफ फॉर्म हो, कैसे बेटा जीव, यानी कि किसी चीज के अंदर जीव कैसे, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, वो इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो पहले बात करते हैं बेटा ऑरिजिन किसकी, origin of यूनिवर्स। स्टार्टिंग से बात करते हैं बेटा हमारा यूनिवर्स कैसे बना, origin of यूनिवर्स। बेटा देखो हर चीज की ना एक एज है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इस चीज हमारे पास, हमारी धरती पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, नाइदर यू, जो आप लोग मुझे देख रहे हो, नाइदर मी, हम लोगों की एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है। कुछ भी चीज बेटा लाइफ में परमानेंट मत समझना कभी भी, है ना, नेवर सेटल, एक 1+ का लोगो है ना, नेवर सेटल बेटा, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक छोटी सी मक्खी है उसकी भी एक लाइफ है, चाहे वो बहुत बड़ा डायनासोर हो उसकी भी लाइफ है ना, कितने बड़े बड़े राजा आए हमारे भारत में, सबकी लाइफ थी, ऐसे ही बेटा हमारे यूनिवर्स की भी लाइफ है, ऐसा नहीं है सालों साल रहेगा। हमारे यूनिवर्स की अगर आप बात करोगे बेटा, ये बना था 20 बिलियन ईयर्स अगो। कितने साल पहले बेटा, 20 बिलियन ईयर्स अगो, 20 बिलियन ईयर्स अगो हमारा ब्रह्मांड बना था। ये बेटा एक थ्योरी है जिसने बताया था कि ब्रह्मांड कैसे बना, और वो बहुत पॉपुलर थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। उस थ्योरी का क्या नाम है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। तो बेटा बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ था हमारे यूनिवर्स के अंदर, बेटा बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जो आज भी स्टिल एक्सपेंड हो रहा है, आज भी हमारा यूनिवर्स बेटा बढ़ता चला जा रहा है, एक्सपेंड होता चला जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी में ये बताया था कि गैसेस का गोला था और वो बहुत जोर से फटा था, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड बना, और वो आज भी फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। ठीक है, अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया था कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। ठीक है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे कि क्या हमारे पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो देखो अगर आप इसकी बेसिकली क्रोनोलॉजी समझोगे तो ये है कि पहले तो बिग बैंग थ्योरी है ना, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद बेटा यूनिवर्स बना, क्या बना, यूनिवर्स बना, और वो आज भी क्या हो रहा है, आज भी एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे, जैसे आप लोग देखो, अगर आप लोग ग्लास के अंदर दूध पीते हो तो वो दूध कैसा रहता है, गर्म, कटोरी के अंदर डाल देते हो तो दूध बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसे यूनिवर्स जब एक्सपेंड हो रहा है तो वो धीरे धीरे बेटा उसका तापमान भी कम होता जा रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा तापमान था, हमारी जो अर्थ थी बेटा सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी का उबलता हुआ सूप था,
क्या बोलते थे उसको, हॉट बॉइलिंग सूप भी बोलते थे उसको। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे करके कूल डाउन हो गया, टेम्परेचर कूल डाउन, टेम्परेचर कूल डाउन हो गया। जब टेम्परेचर बेटा कूल डाउन हो गया, उससे क्या हुआ, जितनी भी गैसेस थी, गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ बेटा, बहुत सारी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, स्पेशली हाइड्रोजन गैस बनी। कौन सी, हाइड्रोजन गैस बन गई। जब ये हाइड्रोजन गैस बन गई बेटा, तो ये ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी तो है, हमें हर चीज आपस में खींच रही है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो ना, आपस में मैग्नेटिज्म है, आपस में ग्रेविटी की वजह से खींच रही है। तो जो ये जो H2 गैस बनी बेटा, ये कंडेंस्ड हो गई अंडर ग्रेविटी। ये जो H2 गैस थी, ये क्या हो गई बेटा, कंडेंस्ड ड्यू टू ग्रेविटी, कंडेंस्ड ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से बेटा ये कंडेंस्ड हो गई। कौन सी गैस, ये H2 वाली गैस कंडेंस्ड हो गई। इसी से ही क्या बने, इसी से ही क्लाउड्स बने, क्लाउड्स बने। ये जो गैस जब कंडेंस्ड हो गई, जितने भी महासागर हैं, महासागर बने, और सारे के सारे महासागर से बाद में पहले जितने भी आप लोग अभी स्टार्स देख रहे हो बेटा हमारी गैलेक्सी के अंदर, वो सब इसी से ही बने, है ना। ये जैसे जैसे बेटा कंडेंस्ड होती चली गई, वैसे वैसे सारे के सारे बेटा क्लाउड्स बनने लगे, सारे सारे गैसेस के डेंस क्लाउड्स, स्टार्स का फॉर्मेशन होता चला गया, डेंस क्लाउड्स एंड स्टार्स फॉर्म, एंड स्टार्स का भी फॉर्मेशन होता चला गया, स्टार्स का भी बेटा क्या फॉर्मेशन होने लगा। अब आप सभी को पता है कि ये जो सन है, ये जो सन है बेटा, ये भी एक स्टार है, यानी कि ये क्या है, बहुत अभी भी इसका तापमान बेटा धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा है। सन का भी अपना एक लाइफ है, हर चीज़ का बेटा अपना लाइफ है। जो चीज़ आपको याद रखनी है कि जो चीज़ आई है वो जाने की पक्की है, कोई भी चीज़ टेम्परेरी नहीं है, और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ना ये यूनिवर्स, ना ये सन, ना ये अर्थ, ना आप, ना मैं, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है लाइफ में, ठीक है। तो ये जब ये डेंस क्लाउड्स बनी, इसी का ही सारा का सारा स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। स्टार्स यानी कि जैसे आप सन देख रहे हो, कितने सारे स्टार्स हैं, है ना, कितने आप रात में देखते हो सोते वक्त, तो सारे के सारे बेटा स्टार्स हैं, वो सारे के सारे अपना एक अलग सोलर सिस्टम फॉर्म करे बैठे, बहुत मतलब बहुत लाइट ईयर्स दूर है वो। जो आप आज अपनी वे में देखते हो ना, जो आप जो तारा देख रहे हो, उसकी लाइट बेटा बहुत सालों पहले निकली होगी, जो आज आपको अपनी अर्थ से दिखती है, ठीक है। ऐसे करके बेटा बहुत सारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो जब यूनिवर्स में हम स्पेशल अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो बहुत सारे जब ये स्टार्स बने, तो इस स्टार्स में से हम लोग केवल और केवल अपनी गैलेक्सी पढ़ते हैं, और जो हमारी गैलेक्सी का नाम है, जिसमें हमारा एक सन है प्यारा सा, हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, है ना, और क्या है, बहुत सारे क्लाउड्स हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स पड़े हैं। तो हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं, ये हमारी गैलेक्सी, अवर गैलेक्सी, अवर गैलेक्सी। ये बेटा कितने सालों पहले बनी, यूनिवर्स तो बेटा आपको बता दिया 20 बिलियन ईयर्स पहले बना। तो मिल्की वे गैलेक्सी बेटा कितने सालों बनी, ये आप लोग अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे वीडियो के बाद, कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में अभी हम रह रहे हैं, कितने सालों बाद बनी। सबके कमेंट में आ जाना चाहिए, जो भी वीडियो देख रहा है, ठीक है। वो मैं नहीं बता रही, एक चीज़, कुछ कुछ चीज़ें आपको भी छोड़ देनी चाहिए। अब हम इससे मिल्की वे गैलेक्सी में किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी अर्थ, अपनी प्यारी अर्थ के बारे में। अर्थ फॉर्म्ड, अर्थ की क्या एज है बेटा, हमारी अर्थ कितने साल पहले बनी, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो बेटा, इतने साल बाद हमारी अर्थ बनी, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो वाली, ठीक है। अब जो उस समय बेटा पता है हमारी अर्थ जैसे आज दिखती है ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। कंडीशंस बता दूं हमारी अर्थ की कैसी थी, कंडीशंस सुन के तुम थोड़े से हैरान रह जाओगे सारी की सारी। कंडीशंस कैसी थी हमारी अर्थ की बेटा, कंडीशंस की बात करोगे
तो हमारी अर्थ पे केवल और केवल क्या था, पानी था, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, नो एटमॉस्फेयर। जो आज आप देखते हो उसमें आप सांस ले रहे हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, कोई वातावरण ही नहीं था, नो एटमॉस्फेयर। सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या थी, गैसेस थी, गैसेस थी, वाटर वेपर्स थे। और गैसेस में भी कौन कौन सी थी, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स थे, ठीक है, मीथेन थी, CH4 थी, H2 गैस भी थी, कौन सी बेटा, H2 गैस भी थी, और अमोनिया गैस भी थी। ये 4 गैसेस ज्यादा फॉर्म में थी। अमोनिया हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, और कोई भी बेटा एटमॉस्फेयर तो था ही नहीं हमारी अर्थ के ऊपर, कोई भी एटमॉस्फेयर था ही नहीं हमारी अर्थ के ऊपर। इतना बात सभी को समझ में आया कि इवोल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है। पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी, मिल्की वे गैलेक्सी के बाद हमारी अर्थ बनी। अब हम बात करेंगे केवल और केवल अर्थ के ऊपर लाइफ कब बनी, कब किसी के अंदर बेटा जान आई, क्योंकि पानी था, सिर्फ कोई वातावरण ही नहीं था, तो कैसे कोई ना कोई जीव आया। बायोलॉजी आप क्यों पढ़ रहे हो, बायो मतलब लाइफ कैसे आई हमारी अर्थ के ऊपर। तो आपको याद रखना है सबसे पहले लाइफ अपीयर्ड कब हमारे अर्थ के ऊपर, लाइफ अपीयर्ड। बेटा ये जो छोटी छोटी बात है ना, इसको कहानी की तरह मत सुनना, मतलब सुन लो कहानी की तरह भी, लेकिन जो ये फैक्ट्स में जो लिखवा रही हूँ ना बेटा, सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सीधा आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, अर्थ की बताओ, मिल्की वे की बताओ, अर्थ की बताओ, फर्स्ट लाइफ कब बनी, सीधा यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन इसको बेटा याद भी रखना है, ठीक है। तो बेटा जो लाइफ है ये हमारी 500 बिलियन ईयर्स अगो पहले सबसे पहले एक जीव दिखा जिसके अंदर जान है। क्या दिखा, 500 बिलियन ईयर्स अगो पहले, 500 सॉरी मिलियन बिलियन में तो वो चला गया ना, 500 मिलियन ईयर्स अगो बेटा सबसे पहले एक लाइव दिखी, ठीक है, आफ्टर अर्थ फॉर्म, यानी कि हमारी अर्थ कितनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, उसमें से अगर 500 मिलियन साल बाद पहली लाइफ अपीयर्ड हुई थी, यानी कि आप मोटा मोटा लिख सकते हो 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 भी लिख सकते हो, मिलियंस भी इतना, और बिलियन में लिखना हो तो 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और देखो जो भी पहले जो लाइफ जो आई थी अर्थ पे बेटा वो कैसी होगी, जाहिर सी बात है बहुत सरल होगी, हमारे जैसी कॉम्प्लेक्स थोड़ी होगी, बहुत ही सरल यूनिसेलुलर होगी, है ना। यूनिसेलुलर में भी डिपेंड करते हैं कौन कौन से, यूनिसेलुलर में भी पहली जो नॉन सेलुलर थी, पहले तो बेटा सेल भी नहीं बना था, नॉन सेलुलर पहली बार एक लाइफ दिखी। आप बोलोगे जब सेल ही नहीं है तो मैडम लाइफ कैसे दिख गई, बेटा लाइफ कैसे दिख गई, जितने भी हमारी लाइफ वाले केमिकल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल्स गुआनिन है, थायमीन है, यूरेसिल है, ये सारे क्या है आप सभी को पता है हमारे डीएनए के क्या है बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स है बेटा, ये सबसे पहले नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स थी, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स। बेटा पहली नॉन सेलुलर जब फॉर्म हुई वो हुई 3 बिलियन, यानी कि लाइफ अपीयर्ड हो गई थी, लेकिन नॉन सेलुलर 3 बिलियन ईयर अगो, कितना बेटा 3 बिलियन ईयर्स अगो। फिर पहली सेलुलर लाइफ आई थी, फर्स्ट सेलुलर लाइफ, पहली सेलुलर लाइफ आने में बेटा 1 बिलियन साल का अंतर लग गया। इतना इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, इवोल्यूशन कोई एक पल में नहीं हो जाता, म्यूटेशन हो जाता है, लेकिन इवोल्यूशन बेटा धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट नॉन सेलुलर, सेकेंड कौन सी होती है, सेकेंड है बेटा फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म बेटा 1 बिलियन ईयर्स अगो लग गए, यानी कि कितने 2 बिलियन ईयर्स अगो, 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुई,
एक पहली सेलुलर लाइफ फॉर्म आई। और पहला ये यानी कि आप समझ लो कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल होगा, सबसे पहले आइए, जाहिर सी बात है ये कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक। अगर मैं बात करूं पहला यूकैरियोटिक सेल कब आया, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल की अगर आप लोग बात करोगे बेटा, इसको कितने साल लग गए, इसको लग गए बेटा 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि इसके 1 पॉइंट यानी कि 500 का डिफरेंस हो रहा है, 500 साल का, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या आई, यूकैरियोटिक लाइफ थी। यूकैरियोटिक में भी पहले बेटा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे, हेट्रोट्रॉपिक यानी कि जो किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। फिर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बाद बेटा कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, कीमो ऑटोट्रॉपिक के ऊपर फिर फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक के बाद बेटा फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑक्सीजनिक, फिर नॉन एन ऑक्सीजनिक। ये बेटा थोड़ा सा कम वो थी कर, मतलब मैं थोड़ा सीक्वेंस से बता दिया कौन आए पहले, तो आपको दिखेंगे कि जितने भी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे, फिर थे कीमो ऑटोट्रॉपिक, खुद से बनाने वाले नहीं आए, जो खुद से खाना बनाते दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, पहले हेट्रोट्रॉपिक, फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक, फिर फोटो ऑटोट्रॉपिक में भी कौन से, एन ऑक्सीजनिक, क्योंकि ऑक्सीजन तो बेटा हमारी लाइफ में, हमारे अर्थ में बहुत बाद में आया है। फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक में भी ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया। क्लियर। अब देखो क्या हुआ था इस चैप्टर में, बहुत सारी इन थ्योरीज के बारे में बताया गया है कि किस किसने कौन कौन सी थ्योरीज दी। देखो इतने सारे साइंटिस्ट थे, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारी बातें बनती है कि लाइफ कैसे हमारी अर्थ के ऊपर पहले आई होगी, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। अब थोड़ा सा उन थ्योरीज को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बातें बताई गई। ठीक है बेटा जी, ये कुछ थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ऐसे ओरिजिन हुआ जिंदगी का, ऐसे लाइफ बनी थी जिंदगी। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, दूसरी है थ्योरी ऑफ पैरास्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी, और ये सारी ही रिजेक्ट हुई थी। इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। फिर आई थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अब एक एक बार इन चारों को देख लेते हैं, भाई इनमें क्या क्या बताया था, क्या क्या बताया था। पहला है कौन सी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलती है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में सिंपल सी बात है, ये बताया गया है कि कोई भी गॉड थे, किसी भी रिलीजन के थे, मैं यहाँ पे किसी के रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने ये बताया कि भगवान थे, उन्होंने हम सबको बना के एज इट इज अर्थ पर छोड़ दिया। जैसे मैं थी, इंसान को बनाया छोड़ दिया। जैसे कि आप लोग बाइबल में पढ़ते हो एडम एंड ईव की कहानी, एक बुरे लोग, एक मेल था एडम और एक फीमेल थी ईव, है ना, उनकी शादी होगी, उनसे बच्चे आए और वैसे ही सारे अर्थ पे चले गए। ऐसे ही अलग अलग जैसे जैसे सारे क्रिएचर्स हैं जितनी भी अर्थ के ऊपर, वो सब भगवान ने बना दिए। खरगोश बना के रख दिया, एक कछुआ बना के रख दिया, एक छिपकली बना के रख दी, सारे क्रिएचर्स ऐसे भगवान ने सीधा बनाए और जादू से रख दिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। बट इसका कोई बेटा हमारे पास वो नहीं है ना प्रूफ। हम लोग साइंस, आप लोगों ने साइंस साइड ली है ना, साइंस साइड में तो बायोलॉजी आती है। साइंस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की खोज करना। तो बेटा यहाँ पे ये जो थ्योरी थी बेटा, इसका कोई भी वजूद नहीं था, इसका हम लोग किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, इसमें बोला कि गॉड ने बना दिया, सुपर नेचुरल थ्योरी थी, सारी अर्थ लाइट प्लांट्स एनिमल सब के सब गॉड ने बनाया। ठीक है, इस थ्योरी में बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो एज सच बना के रख दिए हमारे अर्थ के ऊपर लाके। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स वाज ऑलवेज द सेम सिंस द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड विल रिमेन द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। इन्होंने ये बताया कि जिस समय अर्थ बनी थी, जिस समय स्पीसीज थे, आज भी उतनी ही, ना उससे ज़्यादा हुई ना उससे कम हुई। भगवान ने अगर 400 स्पीसीज बना दी तो 400 ही उस टाइम थे, 400 ही आज है। और इन्होंने ये बताया कि हमारी अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है, सिर्फ 4000 साल पुरानी है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन बेटा ऑल दिस आइडियाज अंडरवेंट ड्रास्टिक चेंजेस ड्यूरिंग 19th century when Charles Darwin showed that the existence of life forms share similarities degree among themselves with those life form existing millions of life ago। बेटा लेकिन 19th century में जब चार्ल्स डार्विन आए, जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि मिलियन साल पहले भी स्पीसीज और आज की स्पीसीज कैसे लिंक करती हैं, इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया, तो ये वाली थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। एक्सटेंशन ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग ए डिफरेंट फेजेस ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री।
एक्सटेंशंस भी हुए। एक्सटेंशंस क्या होते हैं बेटा, मास एक्सटेंशन हो चुके हैं अभी हमारे अर्थ के ऊपर 5 एक्सटेंशंस हो चुके हैं। एक्सटेंशन यानी कि किसी भी वजह से बेटा अर्थ पे सबका विनाश हो जाता है, सबका। जैसे एक बार जोरासिक पीरियड आया था, उसमें सारे डायनासोर सब मर गए थे, फिर से पृथ्वी बनी, फिर से लाइफ आई, फिर से सारा का सारा एटमॉस्फेयर बना। ऐसे 5 एक्सटेंशन हो चुके हैं और अब जो आएगा वो 6th एक्सटेंशन होगा और वो उससे भी ज़्यादा 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है जितने अब तक एक्सटेंशंस हुए हैं। मैंने बताया ना, स्टार्टिंग से बोल रही हूँ यार, कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में, समझ रहे हो। तो ये वाली थ्योरी होगी रिजेक्ट। इसके बाद थ्योरीज आती है बेटा, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया एंड कॉस्मोजोइक थ्योरी। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया एंड कॉस्मोजोइक थ्योरी। इस थ्योरी में ये बताया गया कि बहुत सारे स्पोर्ट्स थे, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना फ्लावरिंग प्लांट्स में स्पोर्ट्स होते हैं, तो बहुत स्पेस से हर स्पीसीज के स्पोर्ट्स आए, हमारी अर्थ के ऊपर गिर गए और वो बड़े हुए। सिंपल से इतनी सी बात बोलती है, ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बोला स्पोर्ट्स या फिर उसको क्या बोलते हैं पैनस्पर्म, हमारी अर्थ पे आए मीटरॉइड से टकरा के। ये आ रहे, देखो तैरते तैरते आ रहे हैं हमारे कहाँ से, स्पेस में, और हमारे अर्थ के अंदर आ गए, और यही आगे चल के प्लांट्स बन गए, एनिमल्स बन गए। यानी कि ये स्पोर्ट्स कोई बाहर से दूसरे प्लैनेट से आए थे, दूसरे प्लैनेट से आए थे। इस थ्योरी में क्या बताया गया कि दूसरे प्लैनेट से आए थे, बट ऐसा कुछ था नहीं। इसका कोई प्रूफ है क्या? कोई भी प्रूफ नहीं है। फिर थ्योरी आई थी बेटा, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जितनी भी लाइफ है हमारे अराउंड, जितनी भी आप लोग लाइफ देख रहे हो, वो सारी डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनी है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनी हुई है, ठीक है। इट वॉज बिलीव दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ बेटा जितनी भी मरी सड़ी गली चीजें हैं उन्हीं से बनी है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है। Louis Pasteur demonstrated that life can arise only pre-existing life, but यहाँ पे लुइस पास्टर ने इस थ्योरी को गलत बताया। उन्होंने बताया नहीं, आपने अगर सेल थ्योरी पढ़ी हो, सेल थ्योरी में बताया था ई सेलुला मतलब उन्होंने ये बताया था कि सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला, है ना, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर सेल थ्योरी भी है। उसके अकॉर्डिंगली जितने भी सारे नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही मिलकर बने। तो ये कैसे हो गया? यानी कि पुराना सेल तो लिविंग था ना, तो ये डेड एंड डिकेइंग वाली बात कहाँ से आ गई भैया? उन्होंने बोला डेड एंड डिकेइंग वाली बात कहाँ से आ गई? उन्होंने ये बताया, नो लाइफ अरोज फ्रॉम द हीट किल्ड यीस्ट ग्रोथ एंड वेट कैप्ट प्री स्टरलाइजेशन क्लोज्ड फ्लास्क व्हाइल न्यू ऑर्गेनिज्म अरोज। इन्होंने देखो सिंपल सा कुछ नहीं करा, इन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसको इन्होंने बॉईल करा और इसके अंदर ईस्ट थी, ईस्ट को पी करके बॉईल करा। इन्होंने देखा कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, तो ये कैसे कह रहे हैं कि डेड एंड डिकेइंग से ग्रोथ हो गई? कैसे बोला इन्होंने? फिर इन्होंने देखा कि जब इन्होंने बेटा फ्लास्क को ओपन रखा, जब इन्होंने बंद नहीं करा, फ्लास्क को ब्रेक आउट कर दिया, तो उन्होंने देखा कुछ तो कुछ लिविंग आया होगा हवा के थ्रू। जो वो लिविंग आया उसी से ही तो माइक्रोबियल ग्रोथ हुई। तो ये थ्योरी भी लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट ने खत्म कर दी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। अभी तक की सबसे ज्यादा मतलब एक्सेप्टेड थ्योरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ओपरेन एंड हेल्डोन ने दी थी इसको। किसने? ओपरेन एंड हेल्डोन ने दी थी, ठीक है, ओपरेन एंड हेल्डोन। इन्होंने बताया था कि फर्स्ट लाइफ बेटा कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जितनी भी सारी आप लोग लिविंग थिंग देख रहे हो वो या तो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आई है। नॉन लिविंग कौन है? आरएनए, डीएनए, अमीनो एसिड्स, है ना, प्रोटीन्स, इनसे हमारी लाइफ बनी है, लाइक आरएनए, प्रोटीन। एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रोसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। इन्हीं केमिकल्स का बेटा इवोल्यूशन होके लाइफ बनी है। इन्होंने ये बताया था, ओपरेन एंड हेल्डोन की थ्योरी थी। इन्होंने बेटा बहुत फेमस बेटा इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया था। ये पहली ऐसी थ्योरी थी जिसमें किसी साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया कि हमारी थ्योरी सही है। उन्होंने वाकई में प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया था केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, किसने किया था? स्टैनली मिलर एंड यूरे ने। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं। किसने कहा था? स्टैनली मिलर एंड यूरे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था? दे क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। देखो मैं आपको ये दिखा देती हूँ सिंपल सा।
ये बेटा किसका एक्सपेरिमेंट है, मिले एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा इन्होंने वैसी कंडीशंस बनाने की कोशिश करी थी जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो थी। मैंने अभी आपको बताया कैसी कंडीशन थी, कोई एटमॉस्फेयर, कोई वातावरण नहीं था। गैसेस की बात करोगे तो कौन सी गैसेस थी, H2, कौन कौन सी गैसेस थी हमारी अर्थ पे, H2, अमोनिया, मीथेन, और प्लस वाटर वेपर, सिर्फ यही गैसेस थी हमारे अर्थ के ऊपर। क्वेश्चन पता है क्या आया था, क्वेश्चन ये आ चुका है सीयूटी के अंदर आया हुआ था कि ऑक्सीजन, इसमें पूछा था कि इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑक्सीजन थी या नहीं थी। बेटा उस समय प्लांट ही नहीं थे तो कहाँ से ऑक्सीजन आती, प्लांट ही नहीं थे तो ऑक्सीजन आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं थे, याद रखेंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, एक फ्लास्क लिया, इसको बहुत गर्म तापमान पे हीट करा जैसे हमारी अर्थ पे थी, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जिससे कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी आती है। ऐसे पुरानी हमारी अर्थ पे क्या बेटा बिजली कड़कती रहती थी, कंटिन्यूसली मूसलाधार सालों साल तक बारिश होती रही थी हमारी अर्थ का टेम्परेचर डाउन करने के लिए। तो बेटा यहाँ पे ये सारी गैसेस थी, इसको जब इन्होंने इतने हाई टेम्परेचर पे देखा और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाए और ऐसी कंडीशंस लगाई जैसे कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था हमारी अर्थ का, जैसे पुराना एटमॉस्फेयर था। फिर जब इस पानी को कंडेंस करा इन्होंने, और जब इस पानी को इन्होंने देखा, इन्होंने पता है क्या देखा, इस पानी के अंदर क्या था, इस पानी के अंदर था बेटा अमीनो एसिड्स थे, गुआनिन, थायमीन, यूरेसिल, ऐसे वाले केमिकल्स बने। और आज आप सभी को पता है हमारे डीएनए का बेटा नाइट्रोजनस बेस पेयर यही है, हमारे आरएनए में भी बेस पेयर यही है, हमारा जेनेटिक मटेरियल यही है। तो इन्होंने पहले ऐसी थ्योरी थी जो प्रूव्ड थी, इसलिए थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन बेटा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी, ठीक है। क्लियर है बात। इतना बस सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं बेटा कि हमारी जो अर्थ है, अब इस पर कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है। हमारी अर्थ के ऊपर इतनी प्यारी सी अर्थ है, इस पर कैसे इवोल्यूशन हुआ, यानी कि कैसे पहले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पहले यूनिसेलुलर था फिर मल्टी सेलुलर बना, प्रोकैरियोटिक था, प्रो से क्या यूकैरियोटिक बना, फिर यूकैरियोटिक से यार कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली, कैसे कैसे इंसानों के अंदर ब्रेन विकसित हो गया, हार्ट विकसित हो गया, इवोल्यूशन कैसे हुआ इस लाइफ का, हमारी लाइफ का बेटा। हम लोग मैमल्स कैसे बने, एव्स कैसे बने, रेप्टाइल कैसे बने, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के अंदर। इसमें हम लोगों को विद एविडेंस बताया गया है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ था। जैसे कि आप लोग फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ोगे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, तो सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के अंदर, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये मैंने आपको बता दिया कि पहले से क्या था कि हमारे अर्थ के ऊपर ये सोचा था कि भगवान है, उन्होंने एज इट इज हमें बनाकर कैसे हमें स्पेशल क्रिएशन में दे दिया, हमें कैसे स्पेशल क्रिएशन में दे दिया। दिस थ्योरी हैज 3 कैनोटेशन। आप सभी को पता है ये क्यों इनको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि हमने देखा है क्रिएटेड बिकॉज दैट द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन। ही मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। उन्होंने बताया कि अगर पहले अर्थ पे 400 एनिमल्स थे तो आज भी 400, पहले 500 थे तो आज भी 500, और सिर्फ हमारी अर्थ की एज कैसे 4000 साल बताई गई। लेकिन बेटा एक साइंटिस्ट थे, है ना, जिनका नाम क्या था, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने अपना नाम बेटा इतिहास में बेटा रच दिया। कैसे रच दिया बेटा, उनको बहुत इंटरेस्ट था। और आप लोग देखना जितने भी साइंटिस्ट हैं बेटा उनको एक्सप्लोरेशन करने में बहुत इंटरेस्ट है, जगह जगह घूमने में। और मोस्टली आप जितने भी देखोगे सारे के सारे साइंटिस्ट बेटा अपने वातावरण, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से बहुत कनेक्टेड रहते थे। तो ये जो चार्ल्स डार्विन थे ये भी इवोल्यूशन की खोज पे निकल गए अपना जहाज लेके। इनका जहाज का नाम था HMS बीगल, अराउंड द वर्ल्ड।
पूरे वर्ल्ड में घूमने चले गए HMS बीगल, ये नाम पूछा गया, उनका शिप का क्या नाम था, HMS बीगल नाम था, ठीक है। और ये उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखी to varying degrees and not only among themselves but also with life forms that existing millions of years ago। वो बेटा जगह जगह घूमे, उन्होंने ये कंक्लूड करा कि बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स बेटा कनेक्टेड हैं, उनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे पहले। उन्होंने उनकी फंक्शनिंग देखी, उनकी पूरी एनाटॉमी देखी, उन्होंने देखा यार ये कहीं ना कहीं से तो आए हैं और ये इनके फंक्शंस भी मिलते हैं। He said extension of different life forms took place, also new forms of life arose at different periods of history। उन्होंने ये बताया कि नई नई जिंदगी बनती चली गई है ड्यू टू इवोल्यूशन, उनसे इवोल्यूशन भी हुआ और कुछ नई बनती चली गई है। ये इनको बनने में भी लेकिन बहुत ज़्यादा साल लगे, अलग अलग टाइम पे बन गई। ये देखो बेटा, इनका शिप था HMS बीगल, ईयर कौन सा, 1831, 1836। ये देखो बेटा कैसे कैसे घूमते थे, ये देखो साउथ अफ्रीका का पूरा कॉर्नर, हाँ पूरा यहाँ पे इंग्लैंड घूमे। ये इनका बेटा शिप का रूट था मॉरिटस और यहाँ ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरा वर्ल्ड में उन्होंने बेटा चक्कर लगा लिया। ये इनका शिप था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन का HMS बीगल वाला शिप। इन्होंने बेटा ये बताया चार्ल्स डार्विन ने, इन्होंने फिर थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन की। किसकी थ्योरी, इन्होंने अपने पूरा कंक्लूजन कर दिया नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है कि प्रकृति आपको चूज करती है कि आप इस एनवायरनमेंट में रहने लायक हो या नहीं। एनवायरनमेंट आपको चूज करता है, आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो कि नहीं। जैसे कि अब आपको CUT एग्जाम बेटा चूज करेगा, आपको क्या, आपको CUT एग्जाम चूज करेगा कि आप ड्यू में या किसी भी रिकॉग्नाइज या पॉपुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लायक हो या नहीं। तो बेटा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। नीट में कौन डॉक्टर बनेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो ऐसे ही बेटा हमारी नेचर भी उसी को ही चूज करती है जो उसमें ढल सकता है, जो उस परिस्थिति के अराउंड अपना काम कर सकता है, अपने आप को ढाल सकता है। तो नेचुरल सिलेक्शन में सबसे ज्यादा बेटा कहाँ पे चीज देखी, इन्होंने देखा, हाँ अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे, इन्होंने देखा अपने जो इनका जो शिप था ये कहाँ चले गए, ये अपना शिप उठा के चले गए। मैं डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। पहली बात तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब आप समझ गए ना कि फिटेस्ट कौन था। इन्होंने ये बताया द एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट आल्सो विद द लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इन्होंने पहले बताया कि जो आज की लाइफ फॉर्म्स है ना और जो पिछले मिलियन साल्स में रही होंगी उनमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। घूम घूम के उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। फिर दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड हैज बीन एक्सटेंशन ऑल्सो। इन्होंने ये बताया कि डिफरेंट टाइम पे बेटा धीरे धीरे करके क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। कोई सडन से कोई चीज़ नहीं बन गई जैसे बताया गया, ऐसा नहीं हुआ, बहुत धीरे धीरे बेटा मिलियंस ऑफ साल लगे उसको बनने में। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, और हर पॉपुलेशन में बेटा अपने कुछ ना कुछ बिल्ट इन वेरिएशंस है। जैसे मैं भी क्या हूँ, मैं एक मैमल्स में आती हूँ, मैं एक होमो सैपियंस हूँ, लेकिन क्या हम दिखने में सिमिलर है, नहीं है ना। क्या हमारी आवाज़ सिमिलर है, नहीं है ना। तो बेटा इसमें यही बताया गया है कि यहाँ पे वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअल विद दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इनेबल देम टू सर्वाइव बेटर, फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल इन द नेचुरल कंडीशन विल ओवरकम द अदर्स हु आर लेस अडेप्टेड अंडर द सेम नेचुरल कंडीशंस। बेटा एक लाइन NCERT की लाइन है, एक लाइन, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि अगर मेरे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मैं अपने सर्वाइवल, हम अपने जितना भी एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव कर जाऊँ, तो मैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हूँ, मैं सर्वाइव कर जाऊँगी। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे CUT पास कर जाओगे और बहुत सारे नहीं कर पाएंगे, तो जो पास कर गए वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। बहुत सारे बच्चे नीट पास कर जाएंगे, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कौन सी होंगी, ज़्यादा पढ़ने वाली, लगन से पढ़ने वाली, समझ के पढ़ने वाली, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हार्ड वर्किंग, है ना। ये सारी कैसी है, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। इन्होंने ये भी बताया था फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। बेटा
बेटा इन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने बोला अगर कोई भी स्पीसीज़ है अगर वो रिप्रोड्यूस कर सकती है तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही, अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा पा रही, तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। जो भी इंडिविजुअल हैव मोर प्रोजेनी वो ज़्यादा उनके चांसेस हैं कि वो सर्वाइव कर जाए, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस एनवायरनमेंट को झेलने के लिए। ठीक है, क्लियर। और इसको कौन सेलेक्ट करता है बेटा, हमारी प्रकृति खुद पर खुद सेलेक्ट करती है। बात करते हैं ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू कीज कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बेटा ना दो थ्योरीज दी, एक तो ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। अगर आप लोग डार्विन कंसिडर नेचुरल सिलेक्शन एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इसमें इन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन में न्यू लाइफ फॉर्म होती है, उन्हीं से ही इवोल्यूशन होता है। सेकेंड, जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स है बेटा उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो उनके पुराने कॉमन एंसेस्टर्स में थी। थर्ड, एंसेस्टर्स लिव्ड एट डिफरेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी कि सबकी जितने भी एंसेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं रहे होंगे। उनके पास उड़ते उड़ते अपने आप ही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ गई बेटा, एंसेस्टर से ही पास ऑन हुई है। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्लोजली कोरिलेट्स विद इन द बायोलॉजिकल हिस्ट्री। इसका बेटा इन्होंने एग्जाम्पल कहाँ दिया, एविडेंस। बेटा ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये एविडेंस देती है कि हाँ भैया नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, हाँ भाई नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। वो क्या है, इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म। इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म बेटा ये जो थे इन्होंने क्या देखा 1850s में, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी तो उन्होंने क्या देखा, बहुत जाहिर सी बात है जब बेटा इंडस्ट्री नहीं लगी थी तो देखो जितना भी हमारा बैकग्राउंड था, जितना भी हमारा वातावरण था वो कैसा था बेटा, लाइट था। पोल्यूशन था ही नहीं, लाइट था। तो जो ब्लैक कलर की माउथ थी वो क्लियरली विजिबल होती थी। ब्लैक माउथ क्लियरली विजिबल है क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है उसके पीछे। और तो इसमें क्या हुआ था, जो प्रेडिएटर्स थे बेटा वो ब्लैक वाली को ले जाते थे क्योंकि वो आसानी से विजिबल हो जाती थी। यानी कि इस केस के अंदर इन्होंने क्या देखा, इस केस के अंदर इन्होंने देखा कि डार्क कलर्ड मोथ कम हो गए और वाइट कलर मोथ की संख्या बढ़ गई। ये बेटा किसने करा, ये बेटा नेचुरल सिलेक्शन ही तो हुआ। लेकिन जब बेटा इंडस्ट्रीज लग गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो सारा एनवायरनमेंट डर्टी हो गया, गंदा हो गया, पोल्यूशन हो गया। तो उस पोल्यूशन के अंदर बेटा वाइट कलर की मोथ इजीली प्रेडिएटर्स को दिख जाती थी, जिसकी वजह से उल्टा हो गया। डार्क कलर्ड मोथ की संख्या क्या हो गई, घट गई। और डार्क कलर की तो बढ़ गई और वाइट कलर की संख्या कम हो गई। तो ये बेटा किसने करा, ये प्रकृति ने खुद पे खुद कर दिया, ये किसी ने कुछ ऐसा छेड़छाड़ नहीं करी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द काउंट ऑफ मेलानिज्म मोथ वाज लो। ये मेलानी तो हमारी स्किन का टोन कौन डिसाइड करता है बेटा, मेलानिज्म। जिसमें मेलानिज्म ज़्यादा होता है वो कैसे डार्क कलर के होते हैं, थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। जिनका मेलानिज्म कम होता है, मेलानिज्म अमाउंट कम होता है, वो थोड़े से लाइट ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, इन मिक्स्ड पॉपुलेशन इंडिविजुअल दैट आर बेटर अडेप्टेड, जो अपनी परिस्थितियों के अराउंड ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट हो जाए, सर्वाइव कर जाए, रिप्रोड्यूस कर जाए, लार्ज नंबर में इंक्रीज कर लें अपनी पॉपुलेशन, वो बेटा कंप्लीटली वेरिएंट एंड नो वेरिएंट वाज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। इसी को यानी कि प्रकृति ने इनको चूज करा। ये एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है, मेनी टाइम्स। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे कि ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ है। ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जो बताती है कि नहीं हम जैसे थे वैसे हमें भगवान ने उतार दिया ज़मीन पर और हम वैसे ही बढ़ते चले गए। ऐसे कुछ ना कुछ एविडेंसेस तो थे जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखे और जिनके आधार पर यह बताया गया था कि नहीं यार कि कुछ ना कुछ तो लिंक है हमारे एंसेस्टर से हमारा। हम धीरे धीरे करके हमारे अंदर इवोल्यूशन आए हैं, धीरे धीरे करके हमारे अंदर चेंजेस आए हैं। तो वो एविडेंसेस क्या क्या थे, वो जो एविडेंसेस थे, पहला कौन सा था, पैलियोंटोलॉजी। बेटा वाला वर्ड बहुत बार पूछा गया है कि पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या होता है। बेटा पैलियोंटोलॉजी यानी कि आप लोग फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी को हम लोग पैलियोंटोलॉजी बोलते हो। यानी कि हमें फॉसिल से पता चलता है यार कि जितना भी हम लोग आज बने हैं, हमारे जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पुराने एंसेस्टर से तो लिंक्ड है।
द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इन विच द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड। इससे हमें ये भी पता चला कि किस टाइम पर कौन सा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड थे। जैसे कि जुरासिक टाइम पे डायनासोर एग्जिस्टेड थे, पहले बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे, अब छोटे छोटे जानवर होने लगे, है ना। द लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल लाइफ स्पैन। द न्यू फॉर्म्स ऑफ द लाइफ दैट अपीयर्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। और इन्हीं बेटा फॉसिल से हमें क्या पता चला कि डिफरेंट बेटा ऑर्गेनिज्म आए थे और वो डिफरेंट टाइम पर बेटा रहकर गए हैं। क्लियर है इतनी बात। देखो फॉसिल्स की अगर आप लोग बात करोगे ना, आप सब ने बेटा केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि हर किसी एलिमेंट की अपनी एक हाफ लाइफ होती है, और हमारी बॉडी के अंदर बेटा क्या है, कार्बन, ब्लैक कलर का कार्बन है ना। तो बेटा कार्बन की भी अपनी क्या है, एक ना एक हाफ लाइफ होती है, जो बहुत गहराई में मिट्टी की, अगर हम लोग फोटो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये बेटा देखो, ये कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो खोदते हैं ना, यानी कि जमीनों के अंदर से बेटा ऐसे ऐसे कुछ ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनकी कार्बन डेटिंग होती है बेटा, क्या होती है, इनकी कार्बन डेटिंग होती है। क्या होती है इनकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कौन कितने ईयर्स ओल्ड है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि किसकी लाइफ कितनी ज़्यादा लंबी है। ये हमें कुछ प्रूफ देती है कि भाई डार्विन जी सही बोल रहे हैं, ऐसे अचानक से कुछ नहीं हो गया, धीरे धीरे करके लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है। क्या बेटा, धीरे धीरे करके लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है। उसका जो पहला हमारे पास प्रूफ है, एक तो पैलेंटियोलॉजी हो गया फॉसिल फ्यूल से, दूसरा हमने क्या पढ़ा, एम्ब्रियोलॉजी। यानी कि एम्ब्रियोलॉजी, आप लोग क्या समझते हो एम्ब्रियोलॉजी से, कि हमने एम्ब्रियोज की स्टडी करी। हमने सिर्फ अपने एम्ब्रियोज की स्टडी नहीं करी, हमने सारी स्पीसीज की एम्ब्रियो की स्टडी करी। डायनासोर की हो, लायन की हो, फिश की हो, रेप्टाइल्स की हो, हर एक स्पीसीज की अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो हमने पता है क्या पाया, हमने पाया कि वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो शो सिमिलर, मतलब सारे एम्ब्रियो बेटा एक जैसे दिखते हैं। जब वो माँ के पेट के गर्भ के अंदर होते हैं सारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं 12 वीक्स, 13 वीक्स, 14 वीक्स, वो अपनी हर स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट होते चलते हैं। लेकिन एम्ब्रियो जब होता है ना, आप सबके एम्ब्रियोज रख दो, आप किसी को नहीं पहचान पाओगे कि ये क्रोकोडाइल का था, ये इंसान का है, बंदर का है, मक्खी का है, किसी को नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, आप देखोगे कि सब में वर्टिब्रेट्स थी, सब में गिल्स भी थे, यानी कि जो बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज पानी से ही आए थे। लाइफ सबसे पहले पानी के अंदर ही पड़ी थी, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर गिल्स भी होते हैं, लेकिन बड़े होने तक ये गिल्स लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट दे आर फंक्शनल ओनली इन फिश, फंक्शनल तो केवल और केवल फिश में रहते हैं, एंड नाउ नॉट फाउंड इन एनी अदर वर्टिब्रेट। नोटोकॉर्ड बेटा सब में प्रेजेंट है इन ऑल वर्टिब्रेट्स ऑफ एम्ब्रियोज। देखो अगर मैं आपको फोटो दिखा दूं, ये देखो बेटा, ये फिश का एम्ब्रियो, ये रेप्टाइल का एम्ब्रियो, ये बर्ड का एम्ब्रियो, ये ह्यूमन का एम्ब्रियो, ऑलमोस्ट सब केस सिमिलर है। आप देख रहे हो कि गिल्स इसमें भी है, गिल्स इसमें भी है, लेकिन हमारे अंदर तो गिल्स नहीं है, हमारे अंदर तो लंग्स में कन्वर्ट हो गए ना। ऐसे ही बेटा अगर आप लोग किसका, मेंढक का बच्चा टैडपोल देखते हो तो उसके पास लंग ये होते हैं गिल्स, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो गिल्स बेटा लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये नहीं दर्शाता कि हमारे जो पूर्वज थे हम लोग उन्हीं से ही बने, हम लोग उन्हीं से ही बने। उन सब के पास कहीं ना कहीं पर गिल्स थे, उन सब के पास कहीं ना कहीं पर क्या थे, गिल्स के सिलिट्स थे। ठीक है, अगर आप टेल की बात करोगे, देखो बेटा टेल इसमें भी है, बर्ड के में, रेप्टाइल में, फिश में, सबके अंदर टेल है। हमारे एम्ब्रियो में भी टेल होती है, लेकिन बड़े होने तक हमारी टेल गायब हो जाती है। तो ये दर्शाता है कि हाँ भाई हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ है, हमारे एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं सेम ही थे, हमारे पूर्वज क्या कहीं ना कहीं बेटा जी सेम ही थे। अब बात करते हैं हम लोग बेटा स्टडी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा हमने दो ऑर्गन्स लिए हैं, कुछ ऑर्गन्स को हमने बोला है होमोलॉगस ऑर्गन और कुछ ऑर्गन्स को हमने बोला है एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन्स बेटा वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिलेशनशिप दिखाते हैं ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म दैट शो सिमिलैरिटी इन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने पढ़ रखा है, आई नो सब ने होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स सभी ने कहीं ना कहीं पे पढ़ रखे हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स बेटा वो ऑर्गन्स होते हैं जो अंदर से सिमिलर है,
अंदर से बेटा सिमिलर है लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग है, उनके फंक्शंस अलग अलग है। इसके बेटा जी एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट सीयूटी के पेपर में बहुत बार ये एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल याद रखोगे, इन द बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स, चीता, बर्ड्स, एम्फीबियंस, ह्यूमन, दे हैव सिमिलर बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड बोन्स न्यूमरस। यानी कि आप देखोगे इन सभी के पास सेम स्ट्रक्चर, इनके सभी के पास रेडियस है, अल्ना है, ह्यूमर है, इनके सभी के पास हड्डियां सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। व्हेल का काम क्या है बेटा, स्विम करना, और इंसान का काम क्या है, वॉकिंग, जंपिंग, है ना। और एम्फीबियंस का काम बेटा क्या, रेंग रेंग के चलना, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। दूसरा बेटा थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रल्स ऑफ कुकुरबिटा। बेटा एग्जांपल्स बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप देखोगे वेल के विंग्स, है ना, क्या तैरने में काम आ रहे हैं, स्विमिंग के अंदर काम आ रहे हैं, ठीक है। बर्ड के देखोगे तो उड़ने में काम आ रहे हैं। ये किसके हैं, ये भी बैट के हैं, उड़ने में काम आ रहे हैं। ये बेटा किसके हैं, घोड़े के हैं, घोड़े के पैर दौड़ने में काम आ रहे हैं, और ये हमारे हैं ग्रैब करने में चीज़ों को। यानी कि अंदर इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है लेकिन बेटा इनकी कंडीशंस अलग अलग थी, इनके हैबिटेट कंडीशंस के हिसाब से इनके फंक्शंस अपने आप में कन्वर्ट होते चले गए। प्लांट्स में बात करोगे बेटा थॉर्न्स एंड कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स। थॉर्न्स देख रहे हो, कांटे, इनके अंदर का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है। कौन, थॉर्न क्या, इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसको कोई भी उखाड़ के ना ले जाए, और टेंड्रिल्स क्या बेटा, टेंड्रिल्स इसको पानी के उससे बचाता है। फंक्शन अलग अलग, एनाटॉमिकली सिमिलर। याद रखोगे होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है। होमोलॉगस ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बेटा क्या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कभी तो ये सारे के सारे एक ही जगह पर थे। ये वेल भी एक ही जगह थी, ह्यूमन भी एक ही जगह थी, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट ये वेल अलग जगह चली गई और ये ह्यूमन अलग चला गया, लेकिन इनके पास क्या थे, हैबिटेट डिफरेंट थे। डिफरेंट हैबिटेट की वजह से ये लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, भूलेंगे नहीं। होमोलॉगस ऑर्गन्स ऑलवेज शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार। कैसा हमेशा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाएंगे, डाइवर्जेंट, अलग अलग चले गए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी, एनालॉगस ऑर्गन्स की। ये बेटा जस्ट उसका अपोजिट है। एनालॉगस ऑर्गन्स बेटा वो है जो अंदर से सिमिलर नहीं है, ठीक है, अंदर से नहीं है, एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं है, लेकिन उनके फंक्शन सिमिलर है। ए सी से याद रखना है, ए एंड सी। ए सी चलाते हो ना तुम लोग गर्मियों में, मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, ए सी। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या दिखाते हैं, हमेशा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। अगर आप लोग एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करोगे तो ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि क्या, इनके पास डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली डिफरेंसेस। यानी कि इनका फंक्शन अलग है। अभी आपने देखा फंक्शन अलग अलग थे, है ना, लेकिन इनका फंक्शन सेम है। और अंदर से देखो सॉरी फंक्शन सेम है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड दोज ऑफ मैमल्स, बेटा दोनों का काम क्या है, देखने का है, लेकिन एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं है। बेटा एक एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसका, प्लीज याद रखो। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड दोज ऑफ बर्ड्स, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। यानी कि बर्ड्स के देख लो पंख, और किसके देख लो, बटरफ्लाई के देख लो। बटरफ्लाई देखोगे तो बेटा ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आएगी, एक इंसेक्ट है, ठीक है। और बर्ड्स किसके अंदर, एव्स के अंदर। बेटा यहाँ पे डिफरेंट ही स्पीसीज हैं, बहुत अलग, लेकिन फंक्शन सेम है, एनाटॉमिकली सेम नहीं है। फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स एंड दोज ऑफ पेंगुइन्स, यानी कि पेंगुइन्स तो नहीं उड़ पाती, लेकिन ये एनाटॉमिकली कैसे हैं, डिफरेंट है, लेकिन काम इनका सेम है। अगर आप प्लांट्स की बात करोगे, ट्यूबिट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, इसकी रूट मॉडिफाइड हुई है, और दोज ऑफ पोटैटो की स्टेम मॉडिफाइड हुई है। क्या, स्टेम मॉडिफाइड हुई है, क्लियर। एनालॉगी इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बेटा कैसा कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहा है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन से मतलब समझ रहे हो आप लोग, यानी कि ये पहले ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह रहते थे। बैट यहाँ पे रहती थी, ठीक है, बर्ड यहाँ पे रहती थी, सब अलग अलग जगह पे रहते थे, लेकिन ये सारे के सारे एक ही आइलैंड पे आ गए। दैट शो क्या, इन्होंने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाया। क्या दिखाया इन्होंने, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाया। और ये क्या बेटा, एनालॉगस ऑर्गन्स थे। क्या, एनालॉगस ऑर्गन्स।
एनालॉगस ऑर्गन्स थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखो एग्जाम्पल, ह्यूमन आई और ऑक्टोपस आई बेटा अंदर से कंप्लीटली डिफरेंट है, रेटिना अलग जगह, प्यूपल अलग जगह, लेकिन काम सेम है। बटरफ्लाई का देखो विंग्स अलग अलग हैं, अंदर से एनाटॉमिकली कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन उड़ने के काम तो आ रही है। ये आर्थ्रोपोडा में आती है, ये इसके अंदर आती है। ये ट्यूबर और पोटैटो देखोगे बेटा स्टेम से बना है, और स्वीट पोटैटो देखोगे तो ये रूट से बना है। किससे? रूट से बना है। फंक्शन सेम, एनाटॉमिकली डिफरेंट। समझ में आ गई? होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स बेटा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, और बहुत बार बेटा से क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये नेचुरल सिलेक्शन की बेटा मैंने आपको थ्योरी करवा दी थी, ये वाली, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर? अडैप्टिव रेडिएशन। बेटा अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है? अब बात करते हैं किसकी? अडैप्टिव रेडिएशंस। बेटा ये भी डार्विन जी ने ही बताया था। इन्होंने ये बताया था कि हर कोई अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या एडजस्ट कर लेता है। अभी आप लोगों की क्लास 12th खत्म हो जाएगी, अभी आप लोग बाहर हॉस्टल में रहने जाओगे, जिसका एडमिशन हो जाएगा, तो बेटा आपको कहीं ठंड पड़ेगी तो आप लोग ज़्यादा कपड़े लेके जाओगे, वैसे एडजस्टमेंट कर लोगे। कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो AC लगा लोगे, कूलर लगा लोगे, वैसे एडजस्टमेंट कर लोगे। डार्विन जी ने ये बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को फिट करने के लिए सारी की सारी चीज़ें कर लेता है। दैट इज डार्विन फिंचेस, उसका बहुत बेस्ट उदाहरण है डार्विन फिंचेस। ये बेटा एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें एंसेस्टर स्टॉक्स गिव देम राइज टू न्यू स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट लिटरली रेडिएटिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरियाज और हैबिटेट्स। यानी कि सिंपल सी बात बता रहे कि इनके पूर्वज सेम ही थे चिड़ियाओं का ग्रुप का, लेकिन वो अलग अलग आइलैंड पे चले गए। कहीं दूसरे आइलैंड पे चली गई चिड़िया, कुछ दूसरे आइलैंड पे चली गई, लेकिन वो वहाँ अलग अलग जाके अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि वहाँ उनके जितने भी हैबिटेट थे उनकी रिक्वायरमेंट अलग थी। कुछ बहुत ठंडी थी तो कुछ लोगों ने स्वेटर पहन लिया, है ना, कुछ बहुत गर्मी थी तो कुछ लोगों ने AC पंखे लगा लिए। तो वैसे अपने आप को उन्होंने अडाप्ट करा वहाँ के अकॉर्डिंगली। These were small black birds which Darwin observed in Galapagos Island। बेटा कहाँ देखे थे इन्होंने? गैलापेगोस आइलैंड में देखे थे। इन्होंने एक ही आइलैंड पे बहुत सारी वेराइटीज देखी। किसकी बेटा? बर्ड्स की। He reasoned that after originating from a common ancestor seed-eating stock, the finches must have radiated to different geographical areas and undergo adaptive changes। उन्होंने यही बताया कि इस पहले तो इनके सारे एंसेस्टर सेम थे, ये सारे के सारे बस सीड खाती थी, लेकिन क्या हुआ जब ये अलग अलग कहाँ पर उड़ के चली गई, अलग अलग आइलैंड्स पे उड़ के चली गई, तो इन्होंने अपने अंदर अलग स्पीसीज बनते चले गए। अलग उन्होंने अपने अंदर सारी की सारी चीज़ें नई ले ली। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे, ये देखो जो सीड्स खाती थी लार्ज ग्राउंड फिंचेस, इनकी चोंच थोड़ी सी मोटी थी। जो कैक्टस खाती थी, जो फ्लावर्स खाती थी, इनकी थोड़ी सी देखो पैनी सी हो गई है ना, ये देख रहे हो, पैनी सी होती चली गई। जो बर्ड्स खाती थी प्लांट के वेजिटेटिव, इसकी छुटकू सी हो गई, छुटकू अंदर की तरफ। और जो बेटा कीड़े मकोड़े खाती थी, देखो और पैनी होती चली गई। वुडन पीकर, तो इन्होंने देखा कि यार ये इसके भी एंसेस्टर सेम थे, इसके मामा चाचा ताऊ सेम थे, इसके दादा किसी जमाने में सेम ही रहे होंगे, लेकिन ड्यू टू ये अलग अलग आइलैंड्स पे, एक ही आइलैंड पे गए, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट अलग थी, इन्होंने अपने आप को वैसे ही ढाल लिया। ये किसका एग्जाम्पल है? दैट इज नोन एज डार्विन फिंचेस। क्लियर? ऐसे ही इन्होंने बेटा और एग्जाम्पल्स देखे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये भी किसका है? यही अडैप्टिव रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। इन्होंने देखे, आप सभी को पता है कि एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, अमेरिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया बेटा अलग ही कोने में पड़ा है, अलग ही कोने में है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारूज मिलते हैं, हमारे एशिया में तो कहीं कंगारूज नहीं मिलते। ऑस्ट्रेलिया में बेटे अलग ही टाइप के एनिमल्स इन्होंने देखे। अ नंबर्स ऑफ मार्सुपियल्स, पाउच्ड एनिमल, जो अपने मार्सुपियल किसे बोलते हैं? जो अपने बच्चों को पाउच में रखते हैं। देखे ना, कंगारू अपने पाउच में रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मार्सुपियल्स एनिमल्स। इन्होंने देखा कि इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व्ड फ्रॉम एंसेस्टर स्टॉक विद ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इन सब के जितने भी एनिमल्स के पाउचेस हैं, उन सब के एंसेस्टर्स कॉमन थे। क्या बेटा? उन सब के एंसेस्टर्स कॉमन थे। व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड, आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, डिफरेंट हैबिटेट्स बने। जैसे कि ये देखो ऑस्ट्रेलिया पे इनके एग्जाम्पल मार्सुपियल मोल, प्लासेंटल मोल में सिंपल सा मोल आता है। हम लोग एंट ईटर होते हैं, यहाँ पे अलग ही टाइप के एंट ईटर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नुम्बार्ड।
यहाँ के माउस बेटा दिखने में अलग होते हैं, मार्सुपियल माउस हैं, और हमारे एशिया में नॉर्मल से माउस मिलते हैं, स्पॉटेड कैस्कस लिमर, है ना। यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे ना स्क्वायरल, वो ऐसे ग्लाइड करती हैं, उड़ती हैं, वहाँ की स्क्वायरल, उनके पास ग्लाइडेटर्स होते हैं, हमारे पास फ्लाइंग स्क्वायरल नहीं है, ठीक है, उनके पास कैसे ग्लाइडर है, ठीक है। टाइगर कैट उनके पास स्पेशल है, देखो मैं देखती हूँ फोटोज है तो ये देखो बेटा इनकी अलग अलग फोटोज, ये केवल और केवल कौन से हैं, ये मार्सुपियल्स है। ये तो कॉमन है जो एशिया के अंदर हर जगह मिलेंगे, लेकिन ये इनकी अलग वेराइटीज है जिनके पास पाउचेस भी हैं, और ये केवल ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिली। और इन्होंने बताया कि इन सब के बेटा एंसेस्टर कहीं ना कहीं पे कॉमन थे, इन सब के एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं पे बेटा क्या कॉमन ही रहे होंगे। समझ में आ गई कहानी बेटा, बहुत प्यारा चैप्टर है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। चलो बात करते हैं बेटा किसकी अब, लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब बेटा एक अलग साइंटिस्ट आए लेमार्क। अब डार्विन के बारे में तो हमने बहुत पढ़ लिया, इन्होंने एक अलग अपनी थ्योरी दी इवोल्यूशन की। इन्होंने ये बोला, इन्होंने मतलब कुछ कुछ मिलती जुलती ही दी थी, लेकिन इन्होंने ये बोला कि जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। बेटा ये बहुत बार पूछा गया है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स वाली थ्योरी बेटा किसने दी, लेमार्क जी ने बोली। इन्होंने बोला जिस चीज का आप यूज करोगे वो ऑर्गन्स आपके अंदर आगे स्पीसीज में ट्रांसफर होंगे, और जो ऑर्गन्स आप लोग यूज नहीं बंद कर दोगे वो यूज होना बंद हो जाएंगे, वो आगे स्पीसीज में ट्रांसफर होना बंद हो जाएंगे। यानी कि वही है कि आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, है ना, और जितना ज्यादा रिवीजन नहीं करोगे उतना बिल्कुल भी आपको याद नहीं रहेगा। उन्होंने ये बोला जितना मल्टीपल आप टाइम यूज कर रहे हो किसी भी ऑर्गन का, दिमाग का ज्यादा यूज कर रहे हो तो वो ज्यादा पास होगा स्पीसीज में, इन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, देखो जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दिया, ऑर्गन्स दैट आर यूज मोर डेवलप वाइल दोज आर नॉट यूज बिकम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। बहुत सही बोला, जैसे हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स है बेटा, अपेंडिक्स हमारे पूर्वज क्या पका हुआ खाना नहीं खाते थे, तब अपेंडिक्स बहुत ज्यादा यूज में था, अब तो हम खूब पका हुआ खाना खाते हैं, अपेंडिक्स यूज में नहीं है ना। पहले हमारे बेटा ये वाले जो टीथ निकलते ना, अकलदाढ़ आराम से निकल जाती थी, अब कोई इसका यूज ही नहीं है, विजडम टीथ का कोई यूज नहीं है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है जिसका बेटा हमारी बॉडी के अंदर यूज नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, ही गेव द लॉन्ग नेक। इन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। इन्होंने ये बोला कि जिराफ ने बेटा बार बार गर्दन का यूज किया, पहले छोटे छोटे प्लांट्स खा लिए सब, फिर जब छोटे छोटे प्लांट्स खत्म हो गए ना, देखा प्लांट्स तो और ऊपर बढ़ गए, तो उन्होंने अपनी गर्दन ऐसे 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 खींचना चालू करते चले गए, और उनकी गर्दन ऐसे बढ़ती चली गई पेड़ खाने के लिए, ड्रिवन बाय नीड। इन्होंने ये बताया कि यूज और डिसयूज जितना करोगे उतना ज़्यादा वो अगली स्पीसीज में ट्रांसफर होता है, और यही इवोल्यूशन के अंदर होता है। ये थ्योरी किसने दी, लेमार्क जी ने दी थी, याद रखोगे, यूज एंड डिसयूज वाली थ्योरी किसने दी, लेमार्क जी ने दी थी। चलो अब बेटा अगली बात करते हैं किसकी, अगली बात करते हैं बेटा किसकी, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इससे बेटा बहुत बार क्वेश्चन आया है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बेटा ये बोलता है, मानो ये हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है, ठीक है, हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन में बेटा जितनी भी एलील्स बनते हैं, जितनी भी जीन्स बनते हैं, जितनी भी एलील्स बनते हैं, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, वो सारी कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द जनरेशन। इन्होंने क्या बोला, द सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड वन इज रिस्पेक्टेड। ये तो उन्होंने खैर पहली बार मतलब किस फॉर्म में दी थी, इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में दी। उन्होंने बोला सर्टेन कंडीशन स्टेबिलिटी द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन हमेशा स्टेबल रहती है और रिमेन कांस्टेंट रहती है, स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि सोचो मेरे पास अभी एक एलील है जो मेरी आइज का कलर बता रहा है, अब दूसरा ह्यूमन है उसकी आइज का कलर दूसरा है, तीसरा है उसकी आइज का कलर तीसरा है, लेकिन अगर मैं इन सबको आइज का कलर को प्लस कर दूं तो ये थ्रू आउट द जनरेशन आपको कांस्टेंट ही देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सिंपल से बता दिया P प्लस Q इक्वल्स टू 1, और इसमें P एंड Q क्या है बेटा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, इनका हमेशा सम कैसा होगा, +1 होगा, क्योंकि ये कैसी है बेटा जी, कांस्टेंट रहेंगी, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब आप
इसको इन्होंने मैथमेटिकल वाला वो होता है ना a+b² a+b का होल स्क्वायर से खोल दो, जैसे कि वो हो जाएगा फिर p² + q² + 2pq = 1 ठीक है, =1 हो जाएगा। जैसे कि अगर आप p, आप सोच रहे हो इन्होंने ये क्यों लगाया बेटा, आप लोगों को पुनेट स्क्वायर बनाना तो आता है ना, इन्होंने ये करा pq और pq है ना। अगर आप ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा, p² = qp और ये हो जाएगा pq और ये हो जाएगा q² ना। ऐसे तो पुनेट स्क्वायर बनाते थे, इन्होंने ऐसे ही इसको यहाँ पे लिख दिया। याद रखोगे ये वाली बातें, याद रखोगे कि नहीं रखोगे। और इन्होंने बेटा ऐसे 5 कंडीशन दे दी जिन्होंने बताया कि ये 1 तभी रहेगा जब ये 5 चीजें ना हो, और ये 5 चीजें बेटा बहुत बार पूछी गई हैं, ठीक है। यानी कि अगर इनके अंदर ये चीजें नहीं हुई तो ये 1 रहेगा। यानी कि 5 फैक्टर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, 5 फैक्टर्स that affect Hardy-Weinberg principle. Hardy-Weinberg principle. बेटा ऐसे 5 फैक्टर जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर ये 5 हो गए तो एलेलिक फ्रीक्वेंसी कभी भी 1 नहीं होगी। पहली बात तो कोई भी म्यूटेशन नहीं आना चाहिए। म्यूटेशन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन, एक सडन एलील्स का चेंज, कोई भी म्यूटेशन नहीं आना चाहिए, नो म्यूटेशन। सेकंड, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कोई भी जेनेटिक का बेटा रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड बेटा, कोई भी जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, नो जीन फ्लो और नो जीन माइग्रेशन। ये बेटा 5 कंडीशन थी, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछ लेता है इनमें से कौन सी नहीं थी और कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्या, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नो नेचुरल सिलेक्शन। पांचवा, कोई भी इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो बेटा 5 चीजें थी जो हार्डी-वेनबर्ग ने बताई। अगर ये 5 चीजें नहीं हिली तो हमेशा इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 रहेगा। क्लियर, क्लियर एवरीवन। अब बेटा अगला जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो कौन सा है, वो है बेटा ये ग्राफ वाला। बेटा ग्राफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तीनों ग्राफ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है एंड आपके बेटा सीयूटी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा नेचुरल सिलेक्शन था जिन्होंने बताया कि अगर बेटा क्या होता है ना कि अगर कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट में स्पीसीज कितनी बढ़ सकती है, जैसे कि पहला इन्होंने ग्राफ बताया स्टेबलाइजेशन, दूसरा डायरेक्शनल चेंज और तीसरा डिसरप्शन चेंज। यानी कि पहला अगर आप लोग स्टेबलाइजेशन देखोगे, इसमें ये बताया अगर मानो कोई भी फ्रीक्वेंसी है उसमें सारे टॉल थे और उसमें सारे शॉर्ट थे पहली जनरेशन में, लेकिन दूसरी जनरेशन में कैसे थे, सारे के सारे टॉल थे। लेकिन अगर आप तीसरी जनरेशन देखोगे तो हमेशा आपको मीडियोकर हाइट वाले मिलेंगे, ना ही ज्यादा लंबे मिलेंगे ना ही ज्यादा छोटे। तो स्टेबलाइजिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर, स्टेबलाइजिंग ग्राफ के अंदर ये बताया था कि हमेशा पॉपुलेशन वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर लेती है जो कि उनका मीन कैरेक्टर होता है। ना ज्यादा लंबा लेगी ना ज्यादा छोटा लेगी, ना ज्यादा मोटू लोगी ना ज्यादा पतला, हमेशा सामान्य दिखने वाला इंसान मीन कैरेक्टर सबसे ज्यादा लेता है। ये रहा पहला वाला, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर। एकदम पीक कहाँ पे है, हायर होगी और ये नैरोअर ऐसे बनेगा। यानी कि सबसे ज्यादा वो वाली वैल्यू अटेन करते हैं जिसकी पीक
मतलब मीडियोकर होती है ना, कैसी मीडियोकर होती है, मीन वैल्यू लेते हैं, उसमें इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजिंग ग्राफ। सेकंड क्या बोलते हैं, इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, यानी कि इस वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर, इस वाली जनरेशन के अंदर क्या होगा, वो कोई ना कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक लेगा जो मीन से थोड़ा सा कम होगी, जो मीन से बेटा थोड़ा सा कम होगी। ये देख रहे हो, इसकी थोड़ी सी कैसी है, पीक शिफ्ट्स टू वन डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शनल में चली जाएगी, एक ही डायरेक्शनल में चली जाएगी। समझ में आ रही है बात या फिर नहीं आ रही, बट जल्दी से बताओ। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको वो एग्जाम्पल दिया था मोथ वाला, अगर उन्होंने देखा, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है ना, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जितने भी ब्लैक वाले माउथ थे वो तो बच जाते थे, नहीं वो तो खा लिए जाते थे क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा था, क्लीन था, तो एक तरफ को खिसक गई वैल्यू। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हो गया, ब्लैक वाले माउथ की बढ़ गई, जब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो दूसरे पीक की बढ़ गई, यानी कि जो बीच वाला था कलर वो नहीं हुआ और दोनों एकदम उसके पास वाले हुए। थर्ड देखोगे आप लोग, डिसरप्शन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू एट बोथ द एंड्स ऑफ डिसरप्टिव वैल्यू, यानी कि इसमें बेटा दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मिल जाएंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले भी एनिमल्स मिल जाएंगे दोनों। यहाँ पे दो जितने भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेन वो वाले ले लेंगे। कौन ले लेंगे कौन ले लेंगे बेटा, जैसे कोई भी अगर आप ऑर्गेनिज्म देखोगे, मानो उसका ग्रे कलर भी डोमिनेंट है और ब्लैक कलर भी, तो दोनों कलर आ गए, आधी जनरेशन को ब्लैक कलर आ गया, आधी जनरेशन को ग्रे कलर आ गया, तो इसमें आपको ऐसे दो पीक्स मिलेंगी, दो मीन वैल्यूज मिलेंगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है ना भाई? चलो अब आगे देखते हैं बेटा, आगे बात करते हैं किसकी, बेटा इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं सीयूटी की एक, बेटा इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, इवोल्यूशन ऑफ मैन। मतलब इन्होंने हमारी हिस्ट्री बताई है कि मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। आज हम जैसे इंसान दिखते हैं बेटा वैसे इंसान नहीं थे हमारे। अगर आप कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड मैन इज प्रिमिटिव ड्रायोपिथेस, बेटा हम सब के जितने भी मैमल्स हैं उन सब का एक कॉमन एंसेस्टर्स था, वो बेटा कब थे, आज से 15 मिलियन ईयर्स अगो थे, 15 मिलियन ईयर्स अगो थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमेट ड्रायोपिथेकस। एट द सेम टाइम अनदर जीन्स रामापिथेकस आल्सो एग्जिस्टेड, और उसी टाइम कौन से थे, रामापिथेकस भी एग्जिस्टेड करते थे। तो जो दोनों के बेटा बहुत सारे हेयर्स थे, चिंपैंजी जैसे लगते थे, भालू जैसे, ठीक है, वॉक्ड लाइक अ गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक बट रामापिथेकस मोर मैन लाइक, एंड इट इज द फोरनर ऑफ द होमिनिड इवोल्यूशन। बेटा तो आपको पता है ना कि हमारा जो डीएनए है वो सबसे ज्यादा कौन से एनिमल से सिमिलर है, चिंपैंजी से। बेटा 99.99% सिमिलर होता है डीएनए हमारा चिंपैंजी से। यानी कि आज से 15 मिलियन साल पहले दो टाइप के इंसान थे हमारे, मतलब एंसेस्टर। इंसान क्या, होमोसैपियन की जहां से शुरुआत हुई थी, पहले का नाम था ड्रायोपिथेकस, दूसरा का क्या था, रामापिथेकस। जो ये वाले थे ड्रायोपिथेकस वो मोर लाइक चिंपैंजी दिखते थे, बहुत ज्यादा बालों वाले थे, है ना, चिंपैंजी की तरह चलते थे। और जो ये रामापिथेकस थे वो धीरे धीरे मैन लाइक से दिखने लगे थे, ठीक है। फिर देखो ह्यूमन का इवोल्यूशन, बेटा हमारे सबसे पहले हम सबके कॉमन एंसेस्टर कौन है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है, 2 मिलियन साल पहले के थे, ठीक है। कहाँ पे थे बेटा, ईस्ट अफ्रीका की घासों में, जंगलों में थे। इनकी बेटा ब्रेन की कैपेसिटी थी 450 से 600 तक। दे हंटेड स्टोन वेपन्स बट एसेंशियल एट फ्रूट्स, बेटा फ्रूट्स खाते थे और वेपन्स बनाते थे। सेकेंड है होमो हैबिलस आए, फिर ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे। पहली बार पूछे जाए ये बेटा पूछा गया है ये वाला कि पहली बार ह्यूमन लाइक कौन से थे,
तो आप लोग क्या बोलोगे, होमो हैबिलिस। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी बेटा 650 to 800 थी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। और जहां तक हम अनुमान लगाते हैं ये भी मीट वीट नहीं खाते थे, ज्यादातर वेजिटेरियन थे। फिर आए बेटा कौन से, होमो इरेक्टस। इनके बेटा जो फॉसिल्स हैं वो जावा मैन 1981 में पाए गए। ये बेटा 1.5 मिलियन ईयर्स अगो थे, 1.5 मिलियन ईयर लगो। दे हैड अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 9। सो देख रहे हो ना ब्रेन कैपेसिटी कैसे हमारी बढ़ती जा रही है, जैसे ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी है वैसे वैसे हमने इंडस्ट्रीज लगा दी, वैसे वैसे हमने अपने आप को विकसित कर लिया, ठीक है। और ये बेटा मीट खाते थे। मीट वाले कौन से थे, होमो इरेक्टस से मीट वाले आ चुके थे, शिकार करना इन्हें आ चुका था। फिर आए होमो सेपियंस, प्रिमिटिव मैन, जो आज के टाइम पे है, प्रो है ना, जो आज के टाइम पे बेटा इनके भी कहाँ पे मिले, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। 1 लाख से 40,000 साल पहले थे, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नीदरलैंड मैन भी बोलते हैं। एंड हैड अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1400 cc। दे यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड बरीड द डेड, है ना। अब बेटा यहाँ से इंसानों को दबाने का चलन चालू होने लगा और ये अपने हेड को भी प्रोटेक्ट करके रखते थे और ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे बेटा मूव भी करते थे, है ना, एक्सप्लोरेशन का काम, क्योंकि इनके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, सोचने समझने की शक्ति। फिर आए बेटा कौन, होमो सेपियंस, सेपियंस मॉडर्न मैन, आज के टाइम के आधुनिक इंसान, होमो सेपियंस बेटा इसको आइस एज में आए, 75,000 से 10,000 साल पहले आए। हाँ ये हमारी ज्यादा एज थोड़ी, अभी पता नहीं आगे आने वाले कितने आए, है ना। 75,000 साल से 10,000 साल पहले आए। ये बेटा पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं हम लोग, आप सबको पता है कहाँ कौन सी जगह नहीं छोड़ी हमने जाने के लिए। प्री हिस्टोरिक केव, पहले केव में रहते थे अबाउट 18,000 ईयर्स बिफोर। एग्रीकल्चर बेटा इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट करी 10,000 साल पहले, और ह्यूमन सेटलमेंट एंड कल्टीवेशन स्टार्टेड हो गया, है ना। हमने सबसे पहले क्या, खेती करनी चालू करी, कल्टीवेशन करना चालू करा। तो बेटा आज की कहानी थी जो पूरा इवोल्यूशन चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पूरा जेनेटिक्स बेटा मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटा क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेंगे। एंड बेटा आपको कुछ भी अगर आप चाहते हो, नहीं मैम ये वाला चैप्टर पढ़ा दो, ये वाला जैसा भी चाहते हो, तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना और ऐसे ही प्यार बनाते रहना। तब तक के लिए थैंक यू एंड